हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टेट परीक्षा 2021 में जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से जो आपकी क्वेश्चन पूछे गए हैं बाल विकास एवं शिक्षा विधि से, उनको करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस। आपको पता है यूपी टेट सी टेट, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं तो सी टेट में नहीं आएंगे। सीटीपी आपको पता है, इससे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी से। और यूपी टेट हो, यू टेट हो या आपका सी टेट हो, यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके इससे रहते ही रहते हैं, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था, मूल प्रतियां बताई थी, और 3 क्वेश्चन वहाँ से आए थे आपके उस री एग्ज़ाम में। मैंने कहा था कि जो मूल प्रवृत्ति होती है ये क्या होती है, युयुत्सा। ठीक है, और युयुत्सा क्या होता है, तो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं किसने, मैकडूगल ने, है ना। ये चीज़ आपने याद रखना है। और मैकडूगल ने इन जो प्रवृत्तियां हैं इनकी कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये जन्मजात होती हैं और सभी प्राणियों में एक समान ये मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मूल जो प्रवृत्तियां होती हैं ये आदत से अलग अलग होती हैं, भिन्न होती हैं। मूल प्रवृत्तियां नष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो जाएगा सी, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो भाई, प्रश्न में पूछी गई है विशेषता, मैकडूगल के द्वारा दी गई विशेषताओं से समानता जो प्रदर्शित करती है ना, जो प्रॉपर आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको लोगों का, ये है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। तो आपको याद रखना है, एक तो आपका मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपका 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, 21A आर्टिकल आपका, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार हो गया। एंड दूसरा हमारा जो अनुच्छेद 15 है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेगा। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं अनिवार्य मतलब हम अनिवार्य शिक्षा और फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता को दर्शाता है आपका आर्टिकल 26। ठीक है, और 15 मैंने आपको बताया है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म ये नहीं। और 45 आपका जो है यहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध कौन करेगा, राज्य के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। देखो में हमारा आर्टिकल 45 है जहाँ पर जो है अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। और वहीं मौलिक कर्तव्य में भी आपका एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 46वें संविधान संशोधन के तहत। वहाँ पर पेरेंट्स का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है उपलब्ध करवाएंगे, ये उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शंस आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया। तो आपके क्रेस्मर्स की मैं बात करूं, क्रेस्मर की, तो इन्होंने व्यक्ति को निम्न किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। सो सुडोलकाय भी है, लंबकाय भी है और गोलकाय भी है। तो आंसर हो जाएगा डी। लंबकाय की बात करते हैं तो लंबकाय का मतलब है इस प्रकार जो व्यक्ति होते हैं वो दुबले पतले होते हैं। लंबकाय व्यक्ति को कृशकाय भी कहा जाता है और इनका सिर लंबा, भुजाएं पतली, सीना छोटा, हाथ पैर लंबे व पतले होते हैं। ये दूसरों की आलोचना करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, जो लंबकाय होते हैं। और जो आपके सुडोलकाय होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति हष्ट पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सीना चौड़ा, भ्रूही मजबूत, भुजाएं होती हैं, दूसरों के इच्छा अनुसार समायोजन कर लेते हैं। ये सुडोलकाय व्यक्ति जो होते हैं पुष्टकाय भी नहीं कहा जाता है। अब गोलकाय की बात करते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति कद में छोटे यानी कि नाटे होते हैं, गोल और चर्बी वाले होते हैं, चबी टाइप होते हैं और सामाजिक होते हैं। और गोलकाय व्यक्तियों को स्थूलकाय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि टीईडी
टीडी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी, टीईटी होगा। टीईटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या मापना है? तो वो है अभिक्षमता का मापन, एप्टीट्यूड, ऑप्शन ए। एप्टीट्यूड या अभिक्षमता या फिर इसी को अभियोग्यता इस भी बोला जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता या भावी सफलता के अनुमान को इंगित करती है ये। ठीक है, तो इस चीज का आपने याद रखना है। टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा, यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण भी जैसे इसे बोला जाता है। ठीक है, इस चीज का आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? जो संघनन का सिद्धांत है निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? याद रखिएगा, ये स्मृति की मेमोरी की यहाँ पर व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये जो सिद्धांत है मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और प्रस्तुतिकरण के तरीके को एक्सप्लेन करता है, और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य जो सूचनाएं हैं उनको संघनित रहती हैं। ठीक है, मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती हैं। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। और संघनन का जो सिद्धांत है मस्तिष्क में क्या करता है? सूचनाओं के संचय से संबंधित है, जबकि अधिगम अभिप्रेरणा सृजनात्मकता से संबंध नहीं रखता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो पिछड़े जो बालक हैं उनके लिए शैक्षिक लब्धि की जो अवधारणा दी थी वो दी थी सिरिल बट ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और बट ने कहा था कि जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। पिछड़े बालकों के शैक्षिक निष्पत्ति को प्राप्त करके प्रतिशत के अलावा प्रायः शैक्षिक लब्धि अर्थात EQ के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो शैक्षिक, आप देखो इसका फॉर्मूला है शैक्षिक लब्धि EQ इक्वल टू शैक्षिक आयु EA एंड दैहिक आयु नीचे आएगा इनटू 100। EA मतलब होता है एजुकेशनल एज एंड CA मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। तो यहाँ पर EQ इक्वल टू यानी कि शैक्षिक उपलब्धि इक्वल टू शैक्षिक आयु एजुकेशनल एज अपॉन दैहिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला है जिसे सिरिल बट ने दिया है पिछड़े बालकों के शैक्षिक लब्धि के उदाहरण यानी कि उनकी शैक्षिक लब्धि को जानने के लिए फॉर्मूला। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? Which among the following is different from characteristics of a good test? अभिक्षमता, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और डगलस एंड हॉलैंड ने कहा कि उत्तम परीक्षा में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण की क्या होते हैं? आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, आपका 2 फैक्टर थ्योरी द्वितत्व का सिद्धांत है। ठीक है, एक तत्व का सिद्धांत है, बहुतत्व का सिद्धांत, पर आपका प्रत्यागम का सिद्धांत नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। प्रत्यागम का सिद्धांत, ये सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है जिसके प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक सोरेनसन है। प्रत्यागमन के अनुसार जो है संतान में माता पिता के विपरीत जो है गुण पाए जाते हैं। और जो आपका बहुतत्व सिद्धांत है ना, ये बहुतत्व सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया है। और क्या नाम है इसके अलावा, जबकि द्वितत्व के सिद्धांत का बात करते हैं तो स्पीयरमैन ने दिया है। एक तत्व का सिद्धांत जो है बीटे टर्मैन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो ये है आप लोगों के सी, जो आपकी स्लेवरी ग्लैंड्स होती है, जो लार ग्रंथि होती है ना, वो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत 8 मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि आती है, जैसे पीयूष ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृक्क ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी बोला जाता है, अग्नाशय ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है, जो रुधिर में तरह तरह के हार्मोन्स को छोड़ती हैं। ठीक है, ये हार्मोन शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचकर उनके कार्य को नियमित बनाते हैं। और लार ग्रंथि जो होती है वो एक बहिस्रावी ग्रंथि है।
ठीक है, इसको अंतःस्रावी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी। आगे है संज्ञानात्मक विकास की, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास की जो इन्होंने है, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदी पेशीय या गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। फिर तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ पर जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो फटाफट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी। अंतर्दर्शन जो होता है ना, या इसी को आत्मनिरीक्षण विधि भी बोला जाता है, इसका अर्थ है मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। तो ये एक क्या है, सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती है। और जो बी एन झा है उनके अकॉर्डिंग आत्मनिरीक्षण या आत्मनिर्देशन या आत्मदर्शन जो होता है अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है, और यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण जिसमें हम किसी व्यक्ति की मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली जो स्वयं की भावना है, सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का क्या करते हैं, निरीक्षण और विश्लेषण का वर्णन करते हैं। और आत्मनिरीक्षण विधि शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है, जबकि और जैसे कि आपकी और विधियां हैं बहिदर्शन, है ना, बहिदर्शन विधि, प्रयोगीकरण विधि, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। एल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन से सिद्धांत से इनका संबंध है एल्बर्ट बंडूरा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑप्शन बी हो जाएगा। बंडूरा ने सीखने के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, और इनके अकॉर्डिंग प्राणी वातावरणीय उद्दीपकों प्रति यंत्रवत अनुक्रिया नहीं करता, अपितु अनेक विकल्पों से किसी एक विकल्प को अपने पूर्व अनुभव या अंतर्द्वंदी सहायता से छांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 13। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण से बनता है। सो याद रखिएगा थकान के द्वारा। किससे बनता है, थकान के द्वारा। अधिगम में पठार जो है वो थकान के कारण बनता है। और जो अधिगम के पठार के कारणों में इंपॉर्टेंट है ज्ञान अवरोध, थकान, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक क्षमता बोध, सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग। जबकि अभिप्रेरणा द्वारा, परिपक्वता द्वारा और रुचि द्वारा अधिगम में पठार उत्पन्न नहीं होता है। कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 14 की दर्पण चित्र परीक्षण निम्न में से किससे मापन हेतु प्रयुक्त होता है या प्रयोग। दर्पण चित्र परीक्षण जो होता है, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर। तो आपको याद रखना है दर्पण चित्र परीक्षण किसी मापन हेतु यूज होता है। आंसर हो जाएगा ए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, दर्पण का जो यूज होता है जिसका उपयोग सीखने की दर, हाथ आंख के समन्वय और न्यूरोसाइकोलॉजी की क्षति को मापने के लिए इसका यूज होता है। और ये परीक्षण सीखने की प्रक्रिया की प्रकृति की विश्लेषण और निरीक्षण करने और दृश्य स्थानिक और अधिगम के बीच संबंधों को अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगात्मक उपकरण के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जबकि यहाँ पर बात करें सृजनात्मक और अभिरुचि का संबंध दर्पण चित्र परीक्षण से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है क्लाउड पिक्चर परीक्षण में किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण में निम्न में से किसके मापन के लिए प्रयोग होता है आपसे पूछेगा। सो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए पर्सनैलिटी। सो क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन के लिए यूज होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, पर्सनैलिटी। ठीक है, और जो क्लाउड पिक्चर परीक्षण है ये विलियम स्टर्न ने दिया था। इसमें 3 चित्रों की जो है संख्या शामिल होती है, जो शाही धब्बों के बजाय बादलों की जो मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है 16 कि निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है।
देखो वातावरण, शारीरिक विकास को वातावरण भी, वंशानुक्रम भी करता है, और खेल और व्यायाम भी करता है। ऑल ऑफ दीज आपका आंसर डी होगा। तो जैसे कि इसमें पौष्टिक भोजन भी आता है, परिवार की स्थिति भी आती है, नियंत्रित दिनचर्या, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17। क्या कहता है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र, यानी कि जो हमारा आईक्यू लेवल है ना, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र फॉर्मूला कौन सा है? तो आई क्यू इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मानसिक आयु एंड वास्तविक आयु इंटू 100। तो आपका बुद्धि लब्धि का जो सही फॉर्मूला है वो जाएगा बी, यहाँ पर सही होगा। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इक्वल टू 100, और ये ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18। याद जरूर रखिए, पूछा जाता है सी टेट, यू टेट, यूपी टेट। आज विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? जो विचारात्मक चिंतन है उसकी चर्चा किसने की है? वुडवर्थ ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, डीवी। विचारात्मक चिंतन की चर्चा डीवी ने की थी, डीवी वुड्थ ने। और ये सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है, इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। डीवी ने इस बात पर भी, लिसन सॉरी, आंसर हो जाएगा बी, डीवी। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा, डीवी होगा। डीवी ने दिया था, और डीवी ने इस बात पर भी बल दिया था कि चिंतन की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए प्रत्यनिर्माण, तर्क तथा समस्या समाधान के विषय में अध्ययन करना आवश्यक है। आंसर होगा डी, बी होगा। ठीक है, बी होगा, डीवी। नेक्स्ट है आगनात्मक। आगनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? आगमनात्मक, आगमनात्मक है, आगमनात्मक, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? कल्पना। बाकी प्रयोग, अवलोकन, सामान्यीकरण इसमें आता है, लेकिन ये तर्क यहाँ पर नहीं आता है। तो इसने 3 स्तरों से होकर ये गुजरता है सिद्धांत, जिसमें आपका आता है निरीक्षण, परीक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण। एज एग्जाम्पल, जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है तो वो अपने उसके रोने के कारण की खोज करती है, निष्कर्ष पर पहुँचती है, भूख के कारण रो रहा है। इस प्रकार इस विधि में जो है विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर क्या होता है? अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 20। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में सफल होना क्या है? तो ये है विस्मरण। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। विस्मरण, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है। और धारण, आपका धारण की बात करें तो स्मृति का दूसरा अंग है, जिसका इसका अर्थ होता है सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित करना। तीसरा है चिंतन, थिंकिंग। चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण स्टार्ट होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 21। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आपके पास है, बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। तो अगर हम प्रश्न के अकॉर्डिंग देते हैं तो मानसिक आयु 8 वर्ष है, वास्तविक आयु 5 वर्ष यहाँ पर होगा। बुद्धि लब्धि इक्वल टू 160 हो जाएगा। अब इन्हें फॉर्मूला में रखेंगे तो आपका जो सही आंसर जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 160। तो आपको क्या रखना है? बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु और इंटू 100। जब आपने इसे रखा और जब इसे सॉल्व करेंगे ऑप्शन आएगा ए, मानसिक आयु 8 वर्ष है, वास्तविक 5 वर्ष है, इंटू 100 करेंगे, फिर इसे सॉल्व कीजिएगा, 160 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आपका 36 से 49, ऑप्शन सी। देखिएगा, बौद्धिक असक्षमता के विभिन्न वर्ग, इसमें जो आता है निम्न बुद्धि लब्धि 55 से लगभग 70 वाले, सामान्य में 35 से 40 वाले आते हैं, और लगभग 50-55, और त्रि में 20 से 25 से लगभग 35-40, अंतिम अति गंभीर में 20 से 25 से कम, और 70 से 49 सीमावर्ती बालक आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। रोशा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये होता है आपका ऑप्शंस बी, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी।
रोसा का जो शाही धब्बा परीक्षण सबसे पहले अधिक प्रयोग किया जाने वाला क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण है। इसका जो निर्माण है स्विट्जरलैंड के एक विख्यात मनोरोग चिकित्सक हरमन रोसा ने 1921 में प्रयोग किया। इन कार्डों में से 5 बिल्कुल काले हैं, 10 कार्ड इन्होंने जो है ना इस परीक्षण में शाही के धब्बों के 10 कार्डों का इन्होंने प्रयोग किया जाता है। इन कार्डों में 5 बिल्कुल काले हैं, 2 काले और लाल हैं और 3 अनेक रंगों के हैं। जिस मनुष्य के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है उसे ये कार्ड निश्चित समय के अंतर के बाद एक एक करके दिखाए जाते हैं। फिर उसे पूछा जाता है कि उसे प्रत्येक कार्ड के धब्बों में क्या दिखाई दे रहा है। परीक्षार्थी धब्बों में से जो आकृति देखता है उसको बताता है और परीक्षक उसके उत्तरों को सविस्तार लिखता है। इस प्रकार इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का मेजरमेंट होता है, मापन होता है, जबकि बुद्धि, रुचि और अभिक्षमता के मापन हेतु इस टेस्ट का यूज नहीं होता है। आगे है कि यह स्मृति विस्मृति का कारण नहीं है। तो विस्मृति फॉरगेटिंग का रीजन कौन नहीं है इनमें से? आंसर हो जाएगा आपका स्मरण करने की इच्छा। ऑप्शन से हाँ सही होगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 25। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, अलग है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, रैवेन का परीक्षण। रैवेन का परीक्षण बुद्धिमापन के अशाब्दिक परीक्षणों का एक उदाहरण है, जिसमें परीक्षार्थी को एक अपूर्ण प्रतिरूप दिखाया जाता है, उसे दिए गए अनेक वैकल्पिक प्रतिरूपों में से उस विकल्प को चुनना होता है और जिसमें अपूर्ण प्रतिरूप पूरा हो सके 16 PF TAT तथा ड्रॉ ए मैन परीक्षण का संबंध व्यक्तित्व के मापन से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व अनुभव के आधार पर, है ना, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके आधार पर संवेदना को, जो हमारे सेंसेशन होते हैं, उनको अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शंस ए, प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एक सेकेंड देखिएगा, बीच का ना 26 के बाद आपके 3-4 क्वेश्चन छूट गए थे, क्वेश्चन 30 पे आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका है कि आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक बताना है, मीडियन बताना है। ठीक है, मध्यांक क्या होगा? तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला होता है मध्यांक m = n+1/2। तो यहाँ पर आपका जो मध्यांक, तो यहाँ पर आएगा 9 + 10/2 = 19/2। तो ये बनेगा, जो बीच का बनेगा वो बनेगा 9.5। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9.5, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है 28 का यहाँ पर हो जाएगा ए, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया है। ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, और जो गेस्टाल्टवादियों में जो प्रमुख वैज्ञानिक आते हैं, कोहलर है, कोफा है, वर्दीमेर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है किसका? तो मूल प्रवृत्ति मैंने बताई 14 है, इनकी विशेषताएं भी आपको बता ही चुके हैं। किसने दिया है ये भी आपको याद रखना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संवेग। क्या हो जाएगा? संवेग, यहाँ पर याद रखना है। संवेग जो है मूल प्रवृत्ति से संबंध रखता है। तो 30 क्वेश्चंस तो आप कर ही चुके हैं और तो ये हो गए हैं आज के यूपी टेट में पूछे गए इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के। एग्जाम में यहाँ से आते हैं, चाहे यूपी टेट दो, चाहे सी टेट दो, या आप उत्तराखंड टेट देते हैं, तो सभी एग्जाम के लिए सीडीपी इम्पॉर्टेंट है और सेम जैसी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं और आती भी एग्जाम में। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं, एक बार जल्दी से चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।